लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना ढंग से। चलिए तो फिर लिखिए रीजन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, रीजन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला डालिए रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। सपोज कीजिए दो कार्बन इस तरह से, एक सिग्मा बॉन्ड से एक कार्बन ये और एक कार्बन ये अरेंज्ड है, और इसके तीन ग्रुप 1, 2 और 3 ये ऐसे इस तरह से लगे हुए हैं, और इसमें लगा हुआ है एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंगूठे के सामने अंगूठा नहीं है, इसके सामने ये नहीं है और इसके सामने ये नहीं है, बट इसको मैं घुमा करके ऐसा कर सकता हूं। आगे सामने, इसका मतलब है कि ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर एक ही है, इट इज जस्ट कि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, तो कोई ज्योमेट्री अलग नहीं है। इस वाली स्ट्रक्चर और इस वाली स्ट्रक्चर दोनों की ज्योमेट्री क्या है? सेम है। क्लियर है? ओके। अब क्या हुआ, इन दो कार्बन के बीच में बना दिया हमने डबल बॉन्ड इस तरह से। अब दो बॉन्ड यहां आ गए, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। अब यहां पे अगर हम देखें तो अंगूठे के सामने अंगूठा है और इंडेक्स फिंगर के सामने इंडेक्स फिंगर है। हमने कहा कि एक स्ट्रक्चर है, कि कोई बात नहीं। फिर हमने कहा कि ये दूसरी स्ट्रक्चर है, अब अलग है हिसाब, या यू कह दो। हाँ, अब आप बोल रहे हो कि ये दूसरी स्ट्रक्चर है, पहले वाली घूम करके बन गई है, तो मैं कहूंगा ये दूसरी स्ट्रक्चर है, पहले वाली घूम ही नहीं सकती। कि कैसे नहीं घूम सकती? ये देखो अड़ गया ना। तो जब डबल बॉन्ड आ जाता है, अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, घूम नहीं पाता ये। तो अगर ये घूम गया तो ये तीन किधर भी हों, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर सारी एक जैसी है। जब सारी स्ट्रक्चर एक जैसी है तो कोई आइसोमेरिज्म नहीं हुई। लेकिन जब ये डबल बॉन्ड आ गया तो अब ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को सेम नहीं कह पाओगे। क्यों? क्योंकि दे कांट रोटेट अबाउट द डबल बॉन्ड। तो इस केस में ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के, जिनकी ज्योमेट्री में डिफरेंस है। लिखिए इस बात को, रीजन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। इसमें लिखिए इफ अ कंपाउंड हैज पाई बॉन्ड, if a compound has pi bond, then there will be a restriction, then there will be a restriction in rotation, there will be a restriction in rotation along the pi bond, comma restricted atom has different substituents, atom must have different substituent. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो शर्त आ गई। पहला, पाई बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये दो कंडीशन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लिख लीजिए इसको। इसमें से बताइए कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
चलिए, कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? क्या लिखा है? पाई बॉन्ड होना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है। तो इसकी ये वाले घुमा करके दोनों स्ट्रक्चर सेम बन जाएंगी। ये तो नहीं कर रहा जो तू 5 वगैरह था। अब बात करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन है? रेस्ट्रिक्टेड कार्बन, इसके पास दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। ये कौन है? रेस्ट्रिक्टेड कार्बन, इसके पास ये दोनों एक जैसे हैं, अलग अलग हैं। इसमें देखिए, रेस्ट्रिक्टेड कार्बन दोनों एक जैसे आ गए, ये नहीं करेगा। ये भी, ये दोनों सेम आ गए। इसमें ये भी करेगा। दोनों अलग अलग है तो सही, ये दो अलग होने चाहिए, उनसे मतलब ही नहीं है। एक बार जब इसको देख रहा है तो सिर्फ इसको देखिए, दोनों अलग होने चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं। लिख लीजिए, इसको बहुत डीप में करा सकते हैं, बट देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें भी होते हैं, मतलब 3 टाइप के भी कराता था पहले मैं, अब आपके सिलेबस में एक ही टाइप का है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, इस फॉर्म को जिसमें ए के सामने ए आ जाए, बी के सामने बी आ जाए, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। सिस, बी है, ये ए है, और अगर इसको आपने रोटेट कर दिया तो बताइए ये सेम कंपाउंड है या अलग है? अलग हुआ, क्योंकि रोटेशन होता नहीं है, इसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अलग है, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये आपका कहलाएगा, ए के सामने बी आ गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। तो इस सिस ट्रांस आपके सिलेबस में है। हम पहले सिन और एंटी भी कराते थे, तो वो फिर बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो ये लिख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल, इधर देखो, अब देखिए, इसका नाम आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? ब्यूट टू इन। इसका भी नाम क्या लिखोगे आप? ब्यूट टू इन। बट क्या ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं? तो इनका नाम क्यों सेम लिख रहे हो फिर आप? इसलिए इसको बोलेंगे हम सिस ब्यूटीन, और इसको बोलेंगे हम ट्रांस ब्यूटीन। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। लिखिए इसमें, the compounds having 3 consecutive sigma bonds, the compounds having 3 consecutive sigma bond, ये अल्केन में मिलेगा आपको जनरली, ये टॉपिक अल्केन में मिलेगा। The compounds having 3 consecutive sigma bond will show conformational isomerism. ठीक है, चलिए अब बताना कौन शो करता है नहीं करता। CH4, मीथेनॉल, बताइए
कौन करेगा? ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा या डी करेगा, या चारों ही करेंगे? बी करेगा, बी और डी करेगा। ओके, चलिए देखते हैं। एक और दो ये तो नहीं करेगा, कि तीन है तो सही कॉन्जिक्यूटिव थोड़ा ना है, तो ये नहीं करेगा। एक दो तीन कॉन्जिक्यूटिव बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? सिग्मा है ना, तो एक दो तीन क्यों नहीं करेगा? अंग्रेजी नहीं समझ आती ढंग से? ये एक दो तीन ये भी करेगा, लिख लो। लिखा क्या है? क्या लिखा है? लिखा क्या है? तीन होने चाहिए ना। अब तीन से ज्यादा तो हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अंग्रेजी में साफ साफ लिखा है कि तीन होने चाहिए, तीन है, काम खत्म। चलिए हैंड डालिए, मतलब इसी में आगे लिखिए। कंफर्मेशनल आइसोमर्स इज द रिजल्ट, कंफर्मेशनल आइसोमर्स इज द रिजल्ट ऑफ फ्री रोटेशन, कंफर्मेशनल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म इज द रिजल्ट ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होती थी? क्योंकि पाई बॉन्ड के अबाउट ये घूमने में समर्थ नहीं थे, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अबाउट द पाई बॉन्ड, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन रहे थे। लेकिन ये आइसोमेरिज्म क्यों आया? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट घूम सकते हैं रही तो घूम रहे हैं, तो कंफर्मेशनल आइसोमर्स, और पाई बॉन्ड के हिसाब से नहीं घूम पा रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ओके। अगला लिखिए, अगली लाइन। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब इनको कैसे दिखाते हैं? ज्योमेट्रिकल में तो आपने दिखा दिया ये है, बट इन आइसोमर्स को कंफर्मेशनल फॉर्मूला क्या था, सॉरी प्रोजेक्शन फॉर्मूले से बताते हैं। अभी प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? गिवन बाय दो लोग हैं, एक था नया आदमी और एक ने देख लिया था समुद्र। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, साहॉर्स, सी हॉर्स था, साहॉर्स था, अच्छा घोड़ा देखा था, साहॉर्स प्रोजेक्शन। दो तरह के प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज हैं आपके पास, नए आदमी का और घोड़ा देखा, नए आदमी ने घोड़ा देखा, व्हाटएवर। अच्छा, घोड़े देखे वाले की स्ट्रक्चर भी घोड़े जैसी बनती है, हाँ, तो वो समझ में भी आता है कि हाँ ये साहॉर्स वाला प्रोजेक्शन है। आप डालिए साहॉर्स प्रोजेक्शन, ये वाला थोड़ा इजी पड़ेगा, ये इसमें टाइम लग जाएगा। साहॉर्स प्रोजेक्शन, तो साहॉर्स, तो लिखिए कंफर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन, कंफर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन। देखिए इधर, अगर आपको दिख रहा है घोड़े जैसी फीलिंग आ रही है, आ रही ना, तो ये साहॉर्स प्रोजेक्शन है, ये इथेन है। अब मैं या तो आगे वाले कार्बन को या पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से ऐसे रोटेट कर देता हूं। आप ही मानिए आप यहां खड़े हुए हैं, एक कार्बन आपके सामने है, एक कार्बन इधर है, या आगे वाले को पीछे वाले को ऐसे करके ऐसे घुमा देना है 60 डिग्री। भाई सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन ही तो है कंफर्मेशनल आइसोमर्स। जब मैं इसको 60 डिग्री घुमा दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा।
और ये दोनों आपस में एक दूसरे के कंफर्मेशनल आइसोमर्स। लिखिए इसको, कौन सी प्रोजेक्शन है? साहॉर्स प्रोजेक्शन। और ये एट रूम टेम्परेचर पर चेंज हो जाते हैं और ये दोनों आपस में कंफर्मेशनल आइसोमर्स। चलिए अब इसका मैं बनाता हूं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। ये सीखना है हमें, क्वेश्चन यहां से आते हैं। सुनिए, अगर मैं इस कार्बन को डॉट बना दूं और पीछे वाले को गोला बना दूं और ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन, ये नहीं है ना, ये सिर्फ मैं आपको वो बता रहा हूं कि कैसे आपको इसको इमेजिन करना है। ये है। अब अगर मैं इसको यहां से देखूं, हाँ देखो दिख रहा है, तो क्या दिखेगा आपको? इसको उसने कैसे बनाया? गोला तो दिखेगा पीछे से। सोचो ना, आपके सामने डॉट है और पीछे गोला है, तो एक तो गोला दिखेगा और उसके बीच में क्या दिखेगा? डॉट। ये डॉट एक्चुअली एक कार्बन है। पीछे वाले के पास हाइड्रोजन होगी और आगे वाली भी हाइड्रोजन है, तो वो इसी के पीछे छुपी होगी कहीं ना कहीं। बना नहीं सकता बट है तो छुपी हुई, तो ये इसके पीछे छिपी हुई हाइड्रोजन एक ही रही। क्लियर? यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, और आगे वाले की भी हाइड्रोजन इसके पीछे छिपी होगी। तीन बॉन्ड इससे बनेंगे सेंटर वाले से और तीन बॉन्ड पीछे वाले हैं। चलिए अब देखिए, इसको बना रहा हूं मैं, ठीक है? ये है हमारे पास एक्चुअली में न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, ठीक है? तो पहले मैं बनाता हूं ऑफ इथेन। सुनना ध्यान से, ये पीछे वाले के ओहो तीन हाइड्रोजन कितने एंगल पर होंगे? 60 डिग्री। और ये आगे वाले के तीन हाइड्रोजन, अब किसी भी एक कार्बन को, चाहे आगे वाले को या पीछे वाले को, साहॉर्स में भी हमने ऐसा ही करा था, 60 डिग्री से घुमा दिया था। ये टोटल कितना है? 120 है ना? 120 के तीन हिस्से कीजिए, 60 डिग्री, ठीक है? अब इसको मैं घुमा रहा हूं 30 डिग्री से। अच्छा, घुमा में 1 डिग्री से भी सकता था, 2 डिग्री से भी सकता था, तो इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट कंफर्मेशनल आइसोमर्स बन सकते हैं। बट मैं किससे घुमा रहा हूं? 30 डिग्री से। ये पूरा एंगल 360 का है, इसके तीन हिस्से कीजिए, 120। तो ये एंगल कितना है? 120। तो इसका आधा कितना है? 60 डिग्री। तो मैं 60 डिग्री से घुमाऊंगा, इसीलिए पहला वाला भी 60 से घुमाया था। अब 0 और 60 के बीच में कितने भी एंगल हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो इनफाइनाइट। बट मैं इसको 60 डिग्री पे घुमाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, ध्यान से देखना। पीछे वाले, अच्छा किसको घुमाना है? आगे वाले को घुमा दिया मैंने, ठीक है? मैं आगे वाले को घुमा रहा हूं, कोई भी घुमा देना। पीछे वाले के तो ऐसे रहेंगे, आगे वाला निकल करके आ गया ऐसा, ये वाला निकल के आ गया ऐसा, ये आ गया निकल करके ऐसा। ये इसका एक पहला कंफर्मेशनल आइसोमर है। फिर इसको 60 डिग्री घुमा दो, तो फिर से ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। बनाइए इसको। चलिए आइए, ओके, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इक्लिप्स फॉर्म। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। रुक जाइए रुक जाइए। अब इक्लिप्स फॉर्म में सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल पास पास है, तो इनके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करते हैं। इज मोर, इसीलिए ये क्या होगा? लेस स्टेबल रहता है। लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म में रिपल्शन क्या है? इज मिनिमम। अब इससे कम तो नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा इधर आ गया तो बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये मोर स्टेबल है। और आपसे बोल दे कि इक्लिप्स फॉर्म से स्टैगर्ड फॉर्म में जाने के लिए कितने डिग्री का रोटेशन चाहिए, और इक्लिप्स से वापस इक्लिप्स जाने के लिए 120 हो गया। और
इक्लिप्स और स्टेगर्ड के बीच में कितने कंफर्मेशनल आइसोमर्स हैं? इनफाइनाइट। उनको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। इन दोनों के बीच में जो है इनफाइनाइट कंफर्मेशनल आइसोमर्स हैं, स्क्यू फॉर्म। लिखिए इसको, लिखिए इसमें द रिपल्सिव इंट्रैक्शन, लिखते चलिए, द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ये जो इलेक्ट्रॉन, इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन तो होगा ना, उसे घूम भी जाते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्शनल, वही लिखा रहा हूं, लिखिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड which affects the stability of a conformation, which affect the stability of the conformational isomer, which affect the stability of conformational isomers, comma, is called torsional strain, is called torsional, torsion वाला, टॉर्क वाला, टॉर्शनल स्ट्रेन। स्ट्रेन तो पता ही है ना आपको, टॉर्शनल स्ट्रेन, फुल स्टॉप। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन the magnitude of torsional strain depends on the angle of rotation, the angle of rotation about, इस तरह से लिखिए, CC bond, angle of rotation about, और ये बनाइए CC bond। कैसे डिपेंड करता है? अगर ये एंगल मैक्सिमम है तो रिपल्शन कम, स्ट्रेन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, और अगर ये एंगल कम हो गया, इतना आ गया, तो रिपल्शन ज्यादा, स्ट्रेन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। देखिए, अपॉन द एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज, दिस एंगल इज कॉल्ड एज डाइहेड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल। चलिए पड़ेगा, ये अगला पॉइंट। द स्टेबल फॉर्म हैज, द स्टेबल फॉर्म ब्रैकेट में ना, स्टेगर्ड फॉर्म, द स्टेबल फॉर्म ब्रैकेट में ना, स्टेगर्ड फॉर्म हैज लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन, least torsional strain, because dihedral angle, because dihedral angle is 60 degree, so repulsion between the electron clouds, so repulsion between the electron clouds is minimum, change the paragraph, in case of eclipse form, repulsion is maximum,
is maximum due to least repulsion is maximum due to least dihedral angle, due to least dihedral angle. Hence it is least stable form. नोट लिखिए, between these two eclipse and staggered form, between these two eclipse and staggered form, there are infinite forms called as skew form. अब बताइए स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टेगर्ड फॉर्म, उसके बाद स्कीव फॉर्म, और सबसे कम ये वाली इक्लिप्स फॉर्म. तो ये था आपके पास आइसोमेरिज्म.